और हाथों में फूल भी लिए हुए थे कि फूल भी छिड़क देंगे। यानी जो अंदेशा था कि दरअसल इस देश के भीतर में हड़ताल या चक्का जाम या रेल रोको का मतलब यह होता है कि कहीं हिंसा हो जाएगी, कहीं अपने तौर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा राष्ट्रीय संपत्ति का, तो ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र बार बार इस किसान आंदोलन के वक्त होता है, इन तीनों प्रांतों से हटकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और बिहार में, उत्तराखंड में, इवन जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में भी रेल रोको का असर नजर आया। जितनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी रेलवे ट्रैक पर थी, उतनी बड़ी तादाद में इस देश में जब जब आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इतनी बड़ी तादाद में आपको कहीं स्थिति नजर आएगी नहीं। हमें लगता है कुछ नजारों से बात शुरू करते हैं, जिसके बाद आप समझ पाएंगे क्यों प्रधानमंत्री की अपनी विकास यात्रा, क्यों पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की अपनी परिवर्तन यात्रा और क्यों मीडिया का देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिखाने का जो जुनून है वह इस देश की नब्ज से कट चुका है, इस देश की मुख्यधारा की सोच से कट चुका है। क्योंकि इस देश के भीतर का सच क्या, जरा इन दृश्यों को देखिए और उसके बाद समझ पाइए कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां आज रेल रोको के दौर में बनी थी। अलग अलग स्थितियों का यह नजारा दरअसल महिलाओं की मौजूदगी का है। महिला किसान शायद सत्ता न समझ पाए, लेकिन आज आंदोलन के वक्त घर परिवारों से निकलकर महिलाएं जब सड़क पर हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं, तो इस बात का एहसास करा रहे हैं कि दरअसल आंदोलन सिर्फ पुरुष किसानों का नहीं है, उसमें महिलाओं की मौजूदगी दरअसल आंदोलन के परिवार, गांव, पंचायत, महापंचायत के होने का है। और उसमें महिलाएं देखिए जिस तरीके से जलेबियां बांट रही हैं। दरअसल ट्रेन यहां पर आकर रुकेगी तो यात्रियों को भी इन जलेबियों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि यह आंदोलन हिंसात्मक नहीं है, यह आंदोलन सरोकार का है, यह आंदोलन समझ पैदा करने के लिए है। और महिलाओं की यह भागीदारी शायद इस देश के भीतर में आंदोलन को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ सकती है। किसान आंदोलन का यह रंग इससे पहले शायद कभी नजर न आया हो। और इस आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों पर, खास तौर से पंजाब के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में जिस तरीके से हर तबके की मौजूदगी नजर आई, उसने पहली बार यह भी एहसास कराया कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों की दिशा में सिर्फ यह ना सोचिए कि वह अकेले हैं। हर गांव खेड़े से निकलकर जिस तरीके से छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, घर की बहू हो या दादी हो, हर कोई पहुंची और पुलिस की मौजूदगी भी थी, नारे भी लग रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कहीं हिंसा का एक पुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आक्रोश जरूर था, नारों में जोश जरूर था, लेकिन ट्रैक पर बैठे हुए लेटकर, ये पटना का इलाका है, वहां पर देखिए ट्रैक पर ही युवा बैठ गए। युवा किसान हो ना हो, लेकिन उनके भीतर कई सवाल हैं इस देश को लेकर, इस देश की व्यवस्था को लेकर, खास तौर से जब अर्थव्यवस्था डिरेल्ड हो चली है, वो पटरी से उतर चुकी है, रोजगार बच नहीं पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हर तबका क्या करे? इस देश के भीतर में फैलते आंदोलनों के साथ अगर वो खड़ा ना होगा तो कब खड़ा होगा? और ये हालत अगर रेलवे ट्रैक पर बैठने की है तो गांव के भीतर भी कोई बहुत बेहतरीन स्थिति सरकार की इकोनॉमी ने पैदा नहीं की है। और शायद इस देश में एक दूसरे से जुड़ते हुए आंदोलन एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है। और शायद तभी तो पुलिस की मौजूदगी भी है, रक्षा बलों की मौजूदगी है, खास तौर से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मौजूदगी रही, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। रेलगाड़ियां आईं, रुकी, संवाद हुआ, कुछ को चाय पिलाई गई, दूध दिया गया, जलेबियां खिलाई गई, हलवा भी खिलाया गया, फूल भी बरसाए गए, और इन सब के बीच आंदोलन अपनी तर्ज पर चलता रहा। इस तरीके का कतई विरोध नहीं था जो राजनीतिक पार्टियों के विरोध आंदोलन के वक्त नजर आता है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें साथ जुड़ने की उम्मीद है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हाथ से हाथ अगर लोग थाम लें तो फिर सरकार को काले कानून, जिसे किसान कह रहे हैं, वो वापस लेना ही पड़ेगा। ये कौन सा दबाव है? पूंजी का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, या फिर इस देश की इकोनॉमी को ना संभाल पाने की स्थितियों को लेकर यह आंदोलन है? तो देश भर के 50 जगहों पर
बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी अलग अलग स्टेशनों पर नजर आई। तकरीबन 37 से ज्यादा ट्रेनें सीधे तौर पर प्रभावित भी हुई। लेकिन जो नजारा अलग अलग राज्यों के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर था, चाहे वह अंबाला का रेलवे स्टेशन हो, चाहे जिंद का रेलवे स्टेशन हो जहां पर महिलाएं ही सामने आकर खड़ी हो गई थी, या फिर कुरुक्षेत्र में जहां पर गीता जयंती एक्सप्रेस को रोका गया, सोनीपत में ट्रेन को रोका गया, रोहतक में रोका गया, पानीपत में पश्चिम एक्सप्रेस को रोका गया, पलवल में रोका गया, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, तमाम जगहों पर मौजूदगी थी। ये सारे के सारे इलाके हरियाणा के हैं। पंजाब के इलाकों में पटियाला, संगरूर, भटिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, फजिल्का, मोगा, जालंधर, तरन तारण, अमृतसर, फतेहगढ़, इन तमाम जगहों पर रेलगाड़ियों को रोका गया। इसके ठीक समानांतर उत्तर प्रदेश के भीतर भी हापुड़ का इलाका, मेरठ का इलाका, सहारनपुर का इलाका, मोदीनगर का इलाका, यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रेलगाड़ियों को रोका गया। इतना ही नहीं, पटना, रांची, बेंगलोर, राजस्थान में जयपुर का इलाका खास तौर से रेलगाड़ियों को रोकने से प्रभावित रहा। कई रेलगाड़ियों के भीतर जब किसान पहुंचे तो पहले उन्होंने फूल बरसाए, जो बच्चे रो रहे थे उनके हाथों में दूध दिए, पानी भी पिलाया। कई जगहों पर हलवा रेलवे स्टेशन पर ही बनाया जा रहा था, हलवा भी बांटा गया, जलेबियां भी खिलाई गई। ये सारे मैसेज क्या हैं? ये मैसेज है कि इस देश की स्थितियों में आंदोलन का जो चेहरा, जिसे बार बार हर राजनीतिक सत्ता कहती थी यह इस देश के खिलाफ है, लगता ऐसा था जैसे ब्रिटिश हुकूमत है और इस देश में आंदोलन करने वाले लोग दरअसल उस हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जी नहीं, यह देश इस किसानों का ही है और लोग भी इसी देश के हैं। इसका एहसास आज रेल रोको आंदोलन के वक्त खुलकर नजर आया। यह एक ऐसा नजारा था जिसमें 3 कानून वापस लेने की परिस्थितियों में क्यों किसान खेत छोड़कर सड़क पर बैठा हुआ है, इसका संवाद भी हो रहा था। इस संवाद के बीच में कोई कष्ट किसी यात्री को तो नहीं हो रहा है, इसकी पूछताछ भी हो रही थी। यह भी जानकारी हासिल कर रहे थे कि दरअसल किसी को कोई मेडिकल सुविधा तो नहीं चाहिए, अगर होगा तो, और रेलगाड़ी अगर 4 बजे तक रुकी हुई है तो हम उसकी व्यवस्था मेडिकल सुविधा भी करा देंगे। हालांकि रेलवे की तरफ से बहुत साफ तौर पर कहा गया कि हमने 20,000 से ज्यादा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जो खास तौर से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है उसकी 20 कंपनियों को लगा दिया है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर लगाया गया है। लेकिन कहीं कोई हिंसा की नौबत नहीं आई, कहीं कोई बहुत बड़ी झड़प की स्थिति नहीं आई, और सब कुछ इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता रहा कि लगा कि आंदोलन करना इस देश की जरूरत इसलिए हो गई है क्योंकि जो इस इकोनॉमी की दिशा में यह सरकार बढ़ पड़ी है उसमें अब जनता को मानसिक तौर पर एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। वह इकोनॉमी उनके अनुकूल होगी या नहीं होगी, क्योंकि रेल में यात्रा करते यात्रियों के सामने कई किसानों ने यह भी सवाल रखे कि आपको यह जानना चाहिए कि दरअसल आने वाले वक्त में हो सकता है ये रेलगाड़ी जिस पे आप सफर कर रहे हैं, अभी तो ये सरकारी रेलगाड़ी है, लेकिन कल को अगर ये प्राइवेट रेलगाड़ी में तब्दील हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? तब आपका विरोध किसी प्राइवेट कॉरपोरेट के खिलाफ होगा? तब आप किस रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? या आपको जो मुसीबत होगी जब रेल यात्रा की टिकटों में इजाफा कर दिया जाएगा, जैसे जो प्राइवेट रेलगाड़ी चलाई गई तेजस, उसमें टिकट यात्रा में 50% ज्यादा टिकट रखा गया। तो क्या इन सवालों को यात्री समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि किसानों की स्थिति अब बहुत साफ हो चली है। सवाल 3 कानून और एमएसपी भर का नहीं है, बल्कि उस इकोनॉमी का हो गया है जिस इकोनॉमी के मातहत किसान को उसका हक नहीं मिलेगा। इस देश के भीतर की जो सोशल इंडेक्स की परिस्थिति है, जिसको हम लोग सामाजिक सूचकांक कहते हैं, जिसके आधार पर इस देश में जो महंगाई है और जो आय है उसको नापा जाता है, उससे इतर अगर रेल यात्रा भी कल कॉस्टली हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इस देश में सिर्फ हवाई अड्डे ही नहीं बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म भी अब बेचने की परिस्थिति में सरकार आ चुकी है, जो प्राइवेट कंपनियों को देगी। तो वहां पर अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म टिकट भी 100 रुपए का मिल जाए, 200 रुपए हो जाए, यात्रा और ज्यादा कॉस्टली हो जाए। इन बातों को अपने तरीके से किसान जिन शब्दों में इस्तेमाल कर रहा है, हमें लगता है अब उसे भी समझने की जरूरत आ गई है। और शायद किसानों का यह आंदोलन जिस नए नए रंग में ले रहा है वो भारत की उस विविधता का प्रतीक है
जिस विविधता के भीतर बार बार यह होता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। भारत को कोई भी राजनीतिक सत्ता ऐसी दृष्टि से ना देखे जहां वो सोच ले कि जो उसके साथ खड़ा है वही इस देश का नागरिक है, बाकी है ही नहीं। क्योंकि हम जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं पर कोई हिंसा और तोड़फोड़ की नहीं होने का जो जिक्र है उसमें कई बातों का जिक्र उससे हटकर इसलिए है क्योंकि राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन 4 जगहों पर उन जगहों पर किसान निकल कर आए जो इससे पहले आंदोलन के दौर में निकल कर नहीं आए थे। रांची जैसी जगह पे, पटना जैसी जगह पर, औरंगाबाद जैसी जगह पर, जयपुर के कुछ इलाकों में कुछ ऐसे किसान निकल कर आए आंदोलन करने के वक्त जो इस बात का एहसास करा रहे थे कि चलो हम यात्रा करते यात्रियों को तो बतला दे कि हम किन मुश्किल हालात में इस देश में फसल भी उपजाते हैं और हमें लागत भी नहीं मिल पाती है, 1.5 गुना तो बहुत ज्यादा। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली के 4 मेट्रो प्लेटफॉर्म को बंद किया गया, टिकरी बॉर्डर मेट्रो बंद कर दिया गया, बहादुरगढ़ सिटी को बंद किया गया, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो को बंद किया गया, पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो को बंद किया गया। हालांकि जानते हैं इन सब के बीच एक खबर और आई, मेट्रो के जो जनक माने जाते हैं ई श्रीधरन, वह केरल के हैं, उनकी उम्र 82 वर्ष की हो चली है और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी किस तरीके से सिंबल और संकेत को पकड़ती है, क्योंकि आज पता था, आज का ऐलान कोई पुराना ऐलान नहीं है कि आज रेल यात्रा पर रोक लगेगी। उसके ठीक पैरेलल में अपनी विकास यात्रा को बताने के लिए कि चैनलों के स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर रेंगती रहे, इसीलिए आज असम का कार्यक्रम आ गया। इसीलिए परिवर्तन यात्रा के तहत देश के गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में नजर आ गए, उनकी भी स्क्रीन पर तस्वीर रेंगती रहे। तो यह एक ऐसा टकराव और ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको अपने द्वारा चुनी गई राजनीतिक सत्ता से ही टकराना है और उसके अलग अलग डायमेंशंस जो होते हैं जिसमें वह खुद को दिखाने के लिए, खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए, इसीलिए ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे, इसकी भी जानकारी आज ही निकलकर खुले तौर पर आ गई। वो अगली 20-21 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यह बीजेपी की संकेत की राजनीति होती है, इसके जरिए वो कहीं ना कहीं एसेंस को जीती है। लेकिन सवाल है, भारत एसेंस के आधार पर नहीं रहता है। भारत की तो अपनी समझ उनके लोगों से बनती है, और लोगों का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता। लोगों का मतलब ये किसान है, ये उड़ीसा के किसान है। उड़ीसा में कोई सीमा घेराबंदी नहीं हुई है, लेकिन किसानों का आंदोलन है, तो उड़ीसा के किसान भी आज रेल की पटरियों पर सोए हुए नजर आए। ठीक उसी तरीके से जैसे ये नज़ारा पंजाब का है, पंजाब का नज़ारा, हरियाणा का नज़ारा, जम्मू कश्मीर का नज़ारा। ये जम्मू कश्मीर के किसान हैं जहां पर आपको आंदोलन की खुशबू शायद नारों में दिखाई उस वक्त ना दी होगी जब दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे थे, लेकिन आज वह भी निकल कर आए। जम्मू में भी कई रेलगाड़ियों को रोका गया। यानी संकेत बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता अक्सर चंद चेहरों के सहारे इस देश को इस बात का एहसास कराना चाहती है कि दरअसल हमारी मौजूदगी देखिए इस फला सेलिब्रिटी के साथ है, इस फला व्यक्ति के साथ है, लेकिन इस देश का मतलब शायद बहुसंख्य तबका है। वो बहुसंख्य तबका हिंदू मुसलमान में नहीं बटा है, ना ही दलित और पिछड़ों में बटा है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में आप जैसे ये देख पा रहे हैं, इसमें कमोवेश हर तबके की मौजूदगी है। हर तबके से मतलब अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, आड़ती भी होगा, किसान भी होगा, मजदूर भी होगा। और उसकी जातियों में जाइएगा तो सिर्फ जाट मत खोजिए। और सब कुछ कितने स्थितियों के साथ हुआ, 4 बजते बजते हर कोई ट्रैक को छोड़कर घर की दिशा में वापस हो गया। यहां भी एक अनुशासन है, एक ऐसा अनुशासन जो आपको कभी नहीं मिला। और यह लोग आज जो रेल यात्रा के दौरान रुकते हुए नजर आ रहे और उनके जो सोच और जो संवाद हो रहा था उसमें कई सवाल एक साथ निकल कर आ रहे थे कि मीडिया की भूमिका होनी क्या चाहिए। उसमें यह समाज चल कर आ रहा था कि जिस तरीके से सारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसमें सरकार की भूमिका बचेगी क्या, और इस देश के भीतर में अगर लोग प्रताड़ित होते चले जाएंगे तो वह अपना आंदोलन आने वाले वक्त में क्या कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज के खिलाफ करेंगे, क्योंकि फेरिस्त तो लंबी है जिन्हें बिकना है। रेलवे स्टेशन को भी बिकना है और रेलवे को भी निजीकरण होना है। एग्रीकल्चर का निजीकरण किया जा चुका है। एग्रीकल्चर का जहां पर रखा जाता है जिन गोडाउंस में, उन वेयर हाउस को बनाने का भी लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा चुका है।
और अब उस फेरिस्त में बैंक भी आ गए हैं, 4 बैंकों का निजीकरण भी है। उसके बाद देखिए भारत पेट्रोलियम आ गया है, एयर इंडिया आ गया है, शिपिंग कॉरपोरेशन आ गया है, कॉन्कर आ गया है, बीईएमएल आ गया है, पवन हंस आ चुका है, नीलांचल इस्पात लिमिटेड आ गया है। एलआईसी का आईपीओ भी जहन में जरूर रखिएगा। और इन सब के साथ 6 से 10 हवाई अड्डे भी इसी साल होने, ये जो नाम हमने पढ़े ये सब कुछ इसी साल होना है। यानी जब सरकार इस बात का जिक्र करती है कि जो 3 कानून हैं हम उनको 1.5 साल के लिए रोक देते हैं, तो आज संवाद यह भी बनाया जा रहा था कि दरअसल ये 1.5 साल रोकने का मतलब क्या है। जब प्राइवेटाइजेशन इस देश के लोगों के हित के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के मालिकों को मुनाफा देने के लिए है, तो फिर इसके मतलब क्या होंगे? क्योंकि इसके ठीक समानांतर जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी है, जो ना तो परिवर्तन यात्रा है और ना विकास यात्रा है और ना ही इस देश की लाइफलाइन को मदद करने वाली है, यह तो ऐसी यात्रा है जिसमें निजीकरण की यात्रा में सब कुछ पैसे वालों के हाथ में सौंपकर उनके हाथ में मुनाफा थमाने की सोच है। तो फिर आपके पास क्या उपाय बचेंगे? इसीलिए आज जब संवाद हो रहा था तो उसमें कुछ बात कई लोगों ने कही, किसानों ने भी जिक्र इस बात का किया कि प्रधानमंत्री किस बात से आहत है। प्रधानमंत्री इस बात से आहत हो जाते हैं कि दरअसल टोल पैसा नहीं वसूल पा रहा है। पंजाब के भीतर में जो टावर्स हैं, जो मोबाइल टावर हैं, उनको क्यों तोड़ दिया गया, इस बात से वो आहत नजर आएंगे कि दरअसल जो वेयरहाउस है, जो गोडाउन्स हैं, कल वहां पर प्रदर्शन ना शुरू हो जाए। वेयरहाउस किसके हैं? जाहिर है अडानीज को हाथ में दिया गया है। टावर्स किसके हैं? जाहिर है अंबानीज के हैं, जो जियो को दिया गया है। टोल में कौन कब्जा किए हुए? जाहिर है जो प्राइवेट अलग अलग पार्टीज होती है जिनके पास पैसा होता है और जो एनएचआई के जरिए जिनको टेंडर मिल जाता है और जो सड़क बनाना शुरू करते हैं और टोल की वसूली करते हैं, वह टोल की वसूली भी लागत से कहीं ज्यादा तो होती ही है, बल्कि उसकी वसूली 1 से 1.5 साल में हो जाती है। उसके बाद वो मुनाफा कमाते हैं क्योंकि वो 3 साल तक रख सकते हैं टोल वसूली के लिए। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र का जब निजीकरण होता है तो उसमें जो पैसा लगाता है उसको घाटा नहीं होना चाहिए। यह सरकार की बड़ी साफ पॉलिसी है। लेकिन किसान अगर फसल उपजाता है तो उसकी जो लागत लगती है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसको लेकर कोई योजना, कोई प्लानिंग, कोई विजन सरकार के पास नहीं है। तो सरकार चाहती है कि दरअसल इन उगाने वाले लोगों को, ये फसल उपजाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे मजदूर में तब्दील कर दिया जाए जहां इनको मजदूरी वह पैसे वाला दे पाए और सरकार का पल्ला इससे झड़ जाए। तो हमारे वेलफेयर स्टेट की सोच पहली बार उस प्राइवेटाइजेशन और शायद उस कॉर्पोरेटीकरण की तरफ गई है जिस दिशा में इससे पहले की सरकारों के जो भी पॉलिटिकल सरोकार रहते थे इस दौर में वह भी खत्म हो गए। लेकिन आज महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यह है कि इस देश में किसानों का आंदोलन ऐसे रंग में निकल कर आया है जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह रंग सरोकार का है, यह भाईचारे का है, यह सौहार्द का है। यानी आंदोलन हम कर रहे हैं लेकिन आपको जरा सी भी तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का निदान भी हम ही करेंगे। फल फूल भी आप ही को बांटेंगे, हम दूध भी आपको देंगे, चाय भी पिलाएंगे, हलवा भी खिलाएंगे, जलेबी भी खिलाएंगे, लेकिन आप हमारे दर्द में शरीक हो जाइए। यह एक ऐसे आंदोलन की जमीन इस देश के भीतर में बहुत धीरे धीरे तैयार हो रही है जिसमें लोग समझने लगे हैं कि अगर थोड़ी सी तकलीफ हो भी जाए तो भी किसानों के साथ खड़े रहिए। दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ किसान जो बैठे हुए हैं उसके लिए जो अतिरिक्त सड़कों को रोका गया है, और बार बार दिल्ली पुलिस इस बात का ऐलान करती है कि यह किसानों की वजह से रोका गया है, तो जब आप उस सड़क के पैरेलल में गुजरेंगे या उन गलियों से गुजरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसान जिन जगहों पर बैठा है उसके जरिए इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर बैरिकेड्स नहीं लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसान और जनता, किसान और आम लोग, किसान और मिडिल क्लास, किसान और व्यक्ति के बीच में एक दरार पैदा हो और उनको लगने लगे कि दरअसल किसानों का आंदोलन उनकी जीवनचर्या को प्रभावित कर रहा है। यही मैसेज सरकार के पूरे सिस्टम का है। तो अब यह नया सवाल है, खासतौर से रेल रोको आंदोलन जो आज हुआ है उसका मैसेज बहुत साफ है। अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट के साथ हम खड़े हैं। आप हमारे आंदोलन को मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, वैचारिक तौर पर और समझ के तौर पर। दूसरी स्थिति है कि आंदोलन का तरीका पहली बार नारे लगाने का नहीं है, समझाने का है।
आंदोलन का यह तरीका रेलगाड़ियों को चक्का जाम कर तोड़ने का नहीं है, बल्कि रेलगाड़ियों को रोककर उसमें बैठे यात्रियों के साथ संवाद बनाने का है। इसीलिए आज 16 रेलवे स्टेशन पर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे यह संवाद भी ना बन सके। सवाल सिर्फ इतना ही है, जिस मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए इस देश की राजनीतिक सत्ता अपना संवाद दिल्ली में बैठकर बना लेती है, देश भर से इस देश को इस टेक्नोलॉजी से हटकर सीधे संवाद बनाने की परिस्थिति में आना होगा। तभी इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत और उसके भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता लेगी, अन्यथा वो पल्ला झाड़कर सीधे तौर पर कुछ कहना शुरू करेगी और इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जो मुख्य धारा की जो मीडिया है, जो आपके घरों में न्यूज चैनल चलते रहते हैं, उसमें सिर्फ कुछ चेहरे ही रेंगते नजर आएंगे। आज चेहरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नजर आए, पश्चिम बंगाल चुनाव होने दीजिए, 50 मिनिस्टर्स के चेहरे आपको नजर आएंगे, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे नजर आएंगे। यही स्थिति असम में होने वाली है। इसका मतलब है कि लोगों के भीतर जो सवाल हैं वो आपसी संवाद से होंगे और आंदोलन का यह चेहरा शायद भारत की राजनीति को एक नई चुनौती देगा। यह आज कम से कम एक स्थिति जगी तो जरूर है। और